हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं करने वाली हूँ द लास्ट किंगडम के सीजन 1 एपिसोड 5 का एक्सप्लेनेशन। तो इससे पहले के 4 एपिसोड अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, आप जाकर पहले वो देख लें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। अबा की जहाज़ और उसकी सेना, जो कि वेरहम गुथरुम की मदद करने के लिए पहुंचने ही वाले थे, किनारे लगने से पहले ही एक भयानक तूफान में डूब जाते हैं। सारे जहाज़ लगभग चकनाचूर होकर के उसी समंदर में बह जाते हैं। और इसी तूफ़ानी भयानक रात में यंग ओडा पहुंचता है मिलड्रिथ के पास। वो मिलड्रिथ को कहता है कि अब आपका यहाँ रहना सेफ़ नहीं है, आपको मेरे साथ वेसेक्स चलना चाहिए। यंग ओडा को लगता है कि अब उटरेड जिंदा नहीं है, वो बंदी बनकर डेंस के पास गया था और डेंस ने उन्हें मार डाला होगा। इस बात की खुशी उसके मन में है। भले ही मन में शंका हो, लेकिन मिलड्रिथ उसकी बात मान लेती है और उसके साथ चली जाती है। अगले दिन सुबह तूफान शांत होने पर डेंस के लोगों की लाशें और टूटे हुए जहाज के मलबे समंदर के किनारे सारे बिखरे पड़े हुए थे। कुछ सेक्शन लड़के वहाँ मौजूद थे और डेंस के सारे सामान इकट्ठा करके लेके जा रहे थे। उटरेड पैदल चलता हुआ वहाँ पहुँचता है और घोड़े पे सवार एक लड़के से उसका घोड़ा खरीदने की कोशिश करता है। उसे कुछ चांदी के सिक्कों के बदले में वो घोड़ा खरीद लेता है, क्योंकि उटरेड के पास अभी कोई घोड़ा नहीं था। वो पैदल ही चलता हुआ यहाँ तक आया था। राजा अल्फ्रेड को भी एक क्यूट सा बेटा हुआ है और वो भी काफ़ी खुश है। वहाँ पहुँचता है ओडा और उसका सेनापति। एक्चुअली इन लोगों को डिसाइड करना है कि किस तरह से गुथरुम और अबा को रोका जाए। राजा अल्फ्रेड डिसाइड करते हैं कि वो अपने सेना को 2 भागों में विभाजित करेंगे। एक का नेतृत्व वो खुद करेंगे और गुथरुम को रोकने के लिए जाएंगे, और दूसरी सेना का नेतृत्व ओडा, यंग ओडा और सेनापति करेंगे, और ये लोग सभी अबा पे निगरानी रखने के लिए जाएंगे। प्लानिंग के अनुसार सेना 2 भाग में विभाजित होकर अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ती है। मिलड्रिथ के चले जाने से उसका घर अभी सूना पड़ा है और ओसवाल्ड उस घर में एक लड़की को लेकर आता है और उसी के बिस्तर पर, यानी कि उटरेड और मिलड्रिथ के बिस्तर पर उस लड़की के साथ एंटीमेट हो रहा था। उसी टाइम उटरेड वहाँ पहुँच जाता है और उन दोनों को एक साथ अपने बिस्तर पर देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो ओसवाल्ड को मारने की धमकी देता है। ओसवाल्ड उथरेड से माफ़ी मांगने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। उथरेड उसे माफ़ भी कर देता है। वह उसे अपनी बीवी और बच्चे का पता पूछता है। ओसवाल्ड बताता है कि उसे यंग ओडा लेकर गया यहाँ से। मास्टर योडा, यंग ओडा और सेनापति ये लोग सब पहुँचे हैं सैनोइट की हील पे, ताकि ये लोग अबा और अबा की सेना पर नज़र रख सकें, और अगर वो लोग आगे बढ़ते हैं वेसेक्स की तरफ तो उन्हें रोक सकें। अबा और अबा की सेना नदी के किनारे अपना टेंट डाली हुई है। इनका कंसर्न ये है कि अबा से मुकाबला करने लायक स्ट्रॉन्ग सेना इनके पास नहीं है, और इनको इसी वजह से अल्फ्रेड का इंतज़ार करना पड़ेगा, ताकि जब अल्फ्रेड आए तो ये लोग अटैक कर सके अबा पर। लेकिन इनके पास इतना फूड भी नहीं है ताकि वो ज़्यादा दिन तक इंतज़ार कर सकें। और दूसरी तरफ अबा, जिसके बहुत सारे जहाज़ और आदमी मारे गए थे, उसके बावजूद उसके पास एक स्ट्रॉन्ग सेना है और शिप्स हैं। वो किनारे पर आ चुका है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अटैक करने के लिए, लेकिन वो अपने जादूगर स्टोरी के सलाह के बिना कुछ भी स्टेप नहीं लेता है। उसका जादूगर कौड़ियाँ फेंकता है और सलाह देता है अबा को कि आपको अटैक कर देना चाहिए। हिल के ऊपर बैठे वो लोग कमज़ोर हैं और ये सही समय होगा उन पर अटैक करने का। लियोफ्रिक पहाड़ी के ऊपर से नोटिस करता है कि कोई घोड़े पर सवार उसके तरफ बढ़ रहा है। ये लोग पहचान जाते हैं कि ये उटरेड है। सब चौंक जाते हैं कि उटरेड कैसे बच गया, ज़रूर कोई भगवान का चमत्कार है या फिर ये डेन से मिल चुका है। उटरेड अपने घोड़े से पहुंचता है। घोड़े से उतर कर वो दौड़ता हुआ यंग ओडा के पास पहुंचकर उसका गला पकड़ लेता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसे मारने लगता है। कोई भी समझ नहीं पाता कि हुआ क्या। फिर वो चिल्लाता है, मेरी बीवी और बच्चे कहाँ हैं। सब पीछे से समझाते हैं वो सेफ़ है, सही सलामत है, लेकिन वो फिर भी किसी की भी नहीं सुन रहा था। पीछे से मास्टर ओडा भी समझाते हैं कि वो मेरे घर में, जहाँ वो पहले भी रह चुकी है, वहाँ है और सही सलामत है। फिर भी वो नहीं सुनता है।
तब लियो फ्रिक अपनी तलवार उसके गर्दन पे रखता है और कहता है कि तुम इसे छोड़ दो वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। तब जाकर ऊटरेड ने उसे छोड़ा। यंग ओडा और मास्टर योडा के चले जाने के बाद जो लियो फ्रिक थोड़ी देर पहले ऊटरेड के गले पे तलवार रखा था वो उससे मुस्कुराकर गले लगकर उसका स्वागत करता है और भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि वो डेंस के बीच से जान बचाकर आ गया। शाम के वक्त सब एक साथ बैठे होते हैं। वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि अबा से होने वाले मीटिंग में वो लोग अबा से क्या बात करेंगे। जब ऊटरेड को इस बारे में पता चलता है तो वो भी इस मीटिंग में भाग लेना चाहता है, लेकिन यंग ओडा नहीं चाहता है कि ऊटरेड उसमें जाए। लेकिन ऊटरेड बहुत गुस्से में ये बात कहता है कि ये उसका हक बनता है और अल्फ्रेड यहाँ होता तो वो मुझे अपने साथ ज़रूर लेके जाता। सब लोग इस बात पे राजी हो जाते हैं। अगले दिन सुबह सारे लोग मीटिंग के लिए इकट्ठा होते हैं। अबा भी अपने जादूगर यानी स्टोरी के साथ वहाँ मौजूद होता है। इस मीटिंग में ऊटरेड बेसिकली अबा को भड़काने की कोशिश करता है। वो अबा से कहता है कि तुमने अपने साथी रैगनर के मौत का बदला अभी तक नहीं लिया है, यही कारण है कि ऊपर देवी देवताएं सब नाराज हैं और इसका रिजल्ट यह होगा कि तुम भी बहुत जल्दी ही मारे जाओगे। ऊटरेड की बात से अबा पूरी तरह से गुस्से से बौखला जाता है और वहाँ से पैर पटकता हुआ चला जाता है। उसी दिन शाम को मास्टर ओडा और ऊटरेड के बीच में अकेले में बातें होती हैं। मास्टर ओडा का कहना है कि अबा बहुत जल्द हम लोग पर अटैक करेगा, लेकिन ऊटरेड के पास एक प्लान है। वो मास्टर ओडा से कहता है कि अकेले जाऊंगा और अबा के सारे जहाज जला दूंगा। जब वो लोग इस अफरा तफरी में बिखरे होंगे तब आप सेना लेकर अचानक उन पर अटैक कर देना। इस तरह उन्हें रेडी होने का भी मौका नहीं मिलेगा और हम ये युद्ध जीत जाएंगे। बस लास्ट में ऊटरेड ने यही कहा कि इन सब के बदले मुझे आपसे एक प्रॉमिस चाहिए कि आप धोखा नहीं दोगे। अगर आपने धोखा दिया तो डेंस मुझे मार डालेंगे। रात होते ही ऊटरेड चुपके से जाता है और किचन में जो भी सुअर की चर्बी पड़ी थी उसे एक गोले जैसा बनाकर कपड़े में बांध लेता है और इस तरह के कई गोले बनाता है और एक बोरे में भर लेता है। इससे वो आग लगाएगा और जहाज़ों को जलाएगा। यंग ओडा को जब इस प्लान के बारे में पता चलता है तो वो मास्टर योडा को भड़काने लगता है। वो अपने फादर से कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जब हम पीछे से अटैक करें तो हम अबा से जीत जाएं। हमारी सेना कमज़ोर है, हम हार भी सकते हैं। इससे बेहतर तो ये होगा कि हम सब यहाँ से भाग जाएं और अल्फ्रेड के पास जाएं और फिर हम एक बड़ी सेना के साथ वापस आकर यहाँ पर अटैक करें। मास्टर योडा का कहना है कि मैंने उसे प्रॉमिस किया है और अगर मैं उसे यहाँ अकेला छोड़कर गया तो वो मारा जाएगा। लेकिन यंग ओडा ऊटरेड से नफरत करता है, इसलिए वो कहता है कि अगर वो मारा जाएगा तो हम उसे सबके सामने हीरो घोषित कर देंगे। यंग ओडा बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि ऊटरेड किसी भी तरह से अल्फ्रेड की नज़र में हीरो बने, इसीलिए वो अपने फादर को यहाँ भड़का रहा है। और मास्टर योडा के चेहरे के एक्सप्रेशन से हमें ऐसा लगता भी है कि इसका काफ़ी कुछ असर मास्टर योडा पे हो चुका है। दूसरी तरफ ऊटरेड अपने मिशन पर अकेले अंधेरी रात में जंगल के रास्ते निकल चुका है। मास्टर ओडा लियो फ्रिक और सेनापति को बुलाते हैं और सेना को रेडी होने के लिए बोलते हैं, लेकिन यहाँ पूछने पे कि उन्हें रेडी किस बात के लिए होना है ये वो बता नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं मास्टर ओडा अभी भी कंफ्यूज है। वो पूरी तरह से ऊटरेड को धोखा भी नहीं दे पा रहे हैं। वो ये नहीं कह पाते हैं कि हमें भागने के लिए रेडी रहना है, वो बस इतना कहते हैं कि बस सेना को तैयार रखो। ऊटरेड सबसे नजरें बचाते हुए डेंस के कबीले के पास पहुँच चुका है। वो एक जगह छुप कर देखता है कि अबा आग के पास बैठकर खाना खा रहा है, शराब पी रहा है और वो देखता है कि थोड़ी देर बाद अबा वहाँ से उठकर टेंट के अंदर चला जाता है। ऊटरेड हाथ में एक मशाल लेकर एक जहाज़ के ऊपर चढ़ जाता है। उसके पास जो चर्बी के गोले पड़े होते हैं उसमें वो आग लगाकर सारे शिप में एक एक करके फेंक देता है और धीरे धीरे आग तेज हो जाती है। थोड़ी देर बाद डेंस की नज़र पड़ती है कि जहाज़ में आग लग गया है तो कुछ लोग उसे बुझा। थोड़ी देर में अबा भी अपने टेंट से बाहर आता है और देखता है कि सारे जहाज़ में आग लग गया है जिसे सब बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी स्टोरी की नज़र पड़ती है ऊटरेड पे जो नज़र बचाकर भागने की कोशिश कर रहा था। अबा भी ऊटरेड को देख लेता है और थोड़ी ही देर में सारे डेन ऊटरेड को घेर लेते हैं। अबा पहले से ही ऊटरेड पर बौखलाया हुआ था और इस वाले हरकत के बाद तो जैसे वो गुस्से से पागल ही हो गया। उसने ऊटरेड को रोका और उसे खुला चैलेंज किया एक द्वंद्व युद्ध के लिए, यानी कि दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे और बाकी सारे लोग खड़े होकर के देखेंगे। दूसरी तरफ पहाड़ी के ऊपर मास्टर ओडा ने जलते हुए जहाज़ों को देख लिया और वो समझ गया कि ऊटरेड ने अपना काम कर दिया है। इसके बाद मास्टर ओडा ने भी फैसला कर लिया
कि वो भी पीछे नहीं हटेगा और युद्ध के लिए आगे बढ़ेगा। मास्टर ओडा अपनी सेना लेकर जंगल के रास्ते धीरे धीरे नीचे उतरने लगा ताकि उन पर अचानक चुपके से अटैक कर सके। दूसरी तरफ ऊट्रेड ने अबा के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था और उसने भी अपने एक्स्ट्रा कपड़े, गर्म कपड़े निकाल दिए क्योंकि अबा ने नाइट सूट पहना हुआ था और इन दोनों के बीच में एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। अबा के ताकत के सामने ऊट्रेड का टिक पाना इतना आसान नहीं था। एक लंबे लड़ाई के बाद अबा अपने ढाल से ऊट्रेड को दबा देता है और वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाता। तभी उसकी नज़र अपने तलवार पर पड़ती है जो कि थोड़ी दूर पर गिरी हुई थी। उस तलवार को उठाता है किसी भी तरह से और अबा के दोनों पैरों पर चला देता है। उसके दोनों ही पैर बिल्कुल कट जाते हैं। अबा दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ता है। ऊट्रेड अपनी तलवार उठाता है और अबा के सीने के आर पार कर देता है और इस तरह से अबा का अंत हो जाता है। वहाँ आसपास खड़े जितने भी डेंस थे उनके लिए ये विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल था कि अबा अब मर चुका है। लेकिन अब एक और मुसीबत ये हो जाती है कि अबा के मरते ही जितने डेंस थे वो ऊट्रेड के आगे बढ़ने लगते हैं उसे मार डालने के लिए। ऊट्रेड के चेहरे पर डर था और वो धीरे धीरे अपने कदम पीछे करने लगता है क्योंकि इतने सारे लोगों से जीत पाना उसके लिए आसान नहीं था। लेकिन पीछे से उसकी सेना यानी कि मास्टर ओडा सेना लेकर आ जाता है। वो लोग ऊट्रेड को पीछे छिपा लेते हैं और फिर डेंस पर अटैक करते हैं। अगले दिन सुबह यंग ओडा डेंस सैनिकों पर अपनी हुकूमत जता रहा था। एक्चुअली आखिरी रात डेंस युद्ध में हार चुके थे और जो बचे हुए सैनिक थे उन्हें बंदी बना लिया गया था। ऊट्रेड एक जगह कोने में चुपचाप बैठा था। एल्फ्रिक उसके लिए ब्रेड और कुछ पीने के लिए लेकर आता है। लियोफ्रिक ऊट्रेड को सजेशन देता है कि तुम्हें अभी किंग अल्फ्रेड के पास जाना चाहिए और जो कुछ भी यहाँ हुआ तुमने जो किया वो बताना चाहिए। अगर तुमने देरी की तो कोई ना कोई क्रेडिट लेके चला जाएगा। लेकिन ऊट्रेड इस बात के लिए तैयार नहीं है। उसका कहना है कि मैंने जो कुछ भी किया वो सब ने देखा, तो ये बेहतर होगा कि बाकी लोग ही मेरे बारे में वहाँ बताएं। मुझे तो फ़िलहाल अपने बेटे और बीवी को देखने के लिए जाना है। अगले दिन सुबह ऊट्रेड अपनी बीवी मिल्ड्रेथ और बेटे से मिलने के लिए निकल पड़ता है। बेटे और बीवी से मिलकर वो काफ़ी खुश होता है। मिल्ड्रेथ को वो युद्ध की सारी कहानी सुनाता है अबा की मरने वाली और साथ ही ये भी डिसाइड करता है कि हम लोग वेसेक्स चलेंगे और किंग अल्फ्रेड को सारी बात बताएंगे और किंग अल्फ्रेड हो सकता है हमारा कर्ज भी माफ़ कर दे। अगले दिन सुबह यंग ओडा लियोफ्रिक और कुछ सैनिकों के साथ किंग अल्फ्रेड के शिविर में पहुंचता है। किंग अल्फ्रेड फादर बेओका के साथ बैठे होते हैं। तभी फादर बेओका की नज़र पड़ती है यंग ओडा पे। ये लोग चौंक जाते हैं कि यंग ओडा और लियोफ्रिक यहाँ क्या कर रहे हैं, इन्हें तो क्यूनाइट के हिल पर होना चाहिए था। यंग ओडा किंग अल्फ्रेड को बताता है कि हम लोग युद्ध जीत गए हैं। किंग अल्फ्रेड को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो मास्टर ओडा के बारे में पूछते हैं तो यंग ओडा बताता है कि वो युद्ध में घायल हैं और वो यहाँ आ नहीं सकते थे, इसलिए मैं आपको खबर देने आया हूँ कि हमने अबा से युद्ध लड़ा और युद्ध जीत गए और हमने अबा को मार डाला और वो अबा की कुल्हाड़ी भी उन्हें भेंट स्वरूप देता है। सुनकर अल्फ्रेड बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उसे लगता है कि यंग ओडा ने ही सब कुछ किया है। लियोफ्रिक भी वहीं होता है लेकिन वो सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशंस बनाने के अलावा कुछ नहीं करता। वो कुछ भी नहीं बताता है कि ये असल में ये सब कुछ ऊट्रेड ने किया है और सारा क्रेडिट यंग ओडा ले लेता है। इस सीन पर लिटरली मुझे भी इतना ज़्यादा गुस्सा आया था कि मुझे तो मन किया कि मैं स्क्रीन के अंदर जाऊं और इस यंग ओडा को एक थप्पड़ लगा दूं। खैर, तो यहाँ सारा क्रेडिट यंग ओडा बटोर लेता है। ऊट्रेड और मिल्ड्रेथ पहुंचते हैं वेसेक्स। वेसेक्स में चारों तरफ युद्ध से जीत की खुशी दिखाई दे रही थी। राजमहल में दावत रखा गया था। सारे लोग राजमहल पहुंच रहे थे। फादर बेओका सारे लोगों को धीरे धीरे महल के अंदर एंट्री दिला रहे थे। तभी उनकी नज़र पड़ती है ऊट्रेड पे। ऊट्रेड को देखकर वो काफ़ी खुश हो जाते हैं कि ऊट्रेड जिंदा कैसे है। वो ऊट्रेड से पूछते हैं कि तुम वेरहम से बचकर कैसे निकले। फादर बेओका के ऐसे रिएक्शन से ऊट्रेड समझ जाता है कि किंग को या किसी भी महल के लोग को पता ही नहीं है कि मैंने जो कुछ भी किया क्यूनाइट के युद्ध में। यहाँ ऊट्रेड को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अंदर की तरफ भागता है। बेओका उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो तेज़ कदमों से अंदर चला जाता है। अंदर किंग अल्फ्रेड पादरी और अपने सारे क्लोज वंस के साथ में शांति पाठ करवा रहा था चर्च के अंदर और ऊट्रेड एक बार भी नहीं सोचता है कि जो भी वो करने जा रहा है उसका क्या रिज़ल्ट होगा और वो सीधा बिल्कुल
शांति पाठ के बीच पहुंच जाता है। सारे लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, खड़े हो जाते हैं। शांति पाठ बीच में ही रुक जाता है। यंग ओडा भी वहीं मौजूद होता है। यंग ओडा को देखकर ऊटरेड का पारा और भी ज़्यादा हाई हो जाता है और वो चीखता चिल्लाता हुआ सबके सामने बताता है कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। आप लोगों को लगता है कि मैं मर चुका हूँ वेरहम में, लेकिन मैं वेरहम में नहीं था, मैं कैनोइट के युद्ध में था और वहाँ अबा को मैंने मारा। मेरी तलवार से अबा मरा है, ना कि यंग ओडा के। मुझे यहाँ एक बात समझ में नहीं आई कि जब लियो फ्रिक ने ऊटरेड को समझाया था कि तुम जाकर अपना क्रेडिट क्लेम करो, नहीं तो कोई और ले जाएगा, और ऊटरेड भी बहुत अच्छे से ओडा को पहचानता था कि वो किस स्वभाव का है, तो वैसे में उसको खुद चले आना चाहिए था क्लेम के लिए। अदरवाइज़ उसको कोई परवाह नहीं होनी चाहिए थी कि उसे क्लेम मिले या ना मिले। तो उसे परवाह भी है, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है सबके सामने कि उसे उसकी क्रेडिट दी जाए, तो उसे पहले क्यों नहीं फ़र्क पड़ा। एनीवेज़ उसने अपने गुस्से की वजह से बहुत कुछ ख़राब कर लिया था। किंग अल्फ्रेड चुपचाप सारी बातें सुन रहे थे उसकी और गुस्से की घूंट को पिए जा रहे थे। फिर अचानक ऊटरेड एक ऐसा काम करता है जिसकी सज़ा शायद उसे ज़रूर मिलती। ऊटरेड चर्च में राजा अल्फ्रेड के सामने अपनी तलवार निकाल लेता है, जो कि एक गुनाह है जिसकी सज़ा मौत होती है। लेकिन उसका इरादा किसी पर अटैक करने का नहीं था। वो बस अपनी तलवार निकाल कर ये दिखा रहा था कि मैंने अपने इस तलवार से अबा की जान ली है। लेकिन इसके बाद फिर किंग अल्फ्रेड चुप नहीं रहता है। वो ऊटरेड को डांटते हुए चुप कराता है और बोलता है कि तुमने अबा को मारा या नहीं मारा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने मेरी शांति पाठ को भंग किया है और इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। तुम बाहर जाकर खड़े रहो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी सज़ा क्या होगी। किंग अल्फ्रेड की वाइफ एल्सविथ किंग अल्फ्रेड को भड़काते हुए उसे कहती है कि इस बार ऊटरेड को तुम जाने मत देना और उसकी सज़ा मौत से कम नहीं होनी चाहिए। किंग अल्फ्रेड के कहे अनुसार ऊटरेड बाहर आंगन में इंतज़ार करता है। उसकी बीवी भी वहीं खड़ी होती है। उसकी बीवी के लिए ये सब डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल था। उसको भी ये बर्दाश्त नहीं था कि राजा या चर्च में ऊटरेड ने इस तरह का बर्ताव किया। वह ऊटरेड को बहुत डांटती है और समझाती भी है कि तुम इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम शांत क्यों नहीं रह सकते हो, तुम्हारे अंदर पेशेंस क्यों नहीं है। सेनापति अपने साथ एथेलवल्ड को लेकर आता है और ऊटरेड से कहता है कि आज तुम्हें जो भी सज़ा दी गई है उसे तुम्हें एथेलवल्ड के साथ कंप्लीट करनी है। राजा के सामने तलवार निकालने की सज़ा मौत होती है, लेकिन राजा ने तुम पर रहम दिखाते हुए मौत की सज़ा नहीं दी है, जबकि रानी का ऐसा इरादा नहीं था। वो चाहती थी तुम्हारे पीछे के रास्ते से सारे आंतों को खींचकर बाहर निकाल दिया जाए। कैनोइट के युद्ध में ये सेनापति भी वहीं पर था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि ऊटरेड ने ही अबा को मारा था। इसलिए वो ऊटरेड को समझाते हुए कहता है कि राजा और भगवान दोनों ही आज यंग ओडा पर मेहरबान हैं। मास्टर योडा युद्ध में गंभीर रूप से घायल हुए थे और हो सकता है वो जिंदा ना बचे। उनके मरने के बाद यंग ओडा इस राज्य के सबसे अमीर आदमी हो जाएंगे। ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि यंग ओडा ने समय रहते सबसे पहले क्लेम कर लिया था और क्रेडिट ले लिया था। आज अगर पूरे राज्य को भी पता चल जाए कि अबा को तुमने मारा था अपने तलवार से, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। यंग ओडा के स्वभाव की वजह से उसे कोई भी पसंद नहीं करता है, लेकिन सेनापति और लियो फ्रिक इन दोनों की मजबूरी है कि इन्हें अपना मुंह बंद रखना पड़ता है। ऊटरेड और एथेलवल्ड को वॉक ऑफ शेम की सज़ा दी गई है। उस समय में इंग्लैंड में चर्च की तरफ से ये सज़ा बहुत कॉमनली लोगों को दी जाती थी। इसमें घुटने के बल बैठकर इनको चर्च तक जाना होगा और रास्ते भर सारी जनता उनके ऊपर पत्थर, गंदी चीज़ें, बहुत कुछ मल मूत्र, बहुत कुछ उनके ऊपर फेंकेंगे और उन्हें वो सब कुछ बर्दाश्त करना है और अपनी गलती को मानना है और चर्च में पहुंचकर राजा से माफ़ी मांगनी है। अगर आप लोगों ने एक फेमस वेब सीरीज़ गेम ऑफ थ्रोन्स देखा हो तो उसमें भी एक सीन है जिसमें वॉक ऑफ शेम को दिखाया गया है। एनीवेज़ यहाँ ऊटरेड के लिए ये सज़ा उसके लिए जाती था, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को बर्दाश्त करता है। रास्ते में लोग उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, उससे एक दो बार गुस्सा भी आता है, लेकिन वो बर्दाश्त करते हुए पहुँचता है चर्च तक, जहाँ चैपल में राजा रानी ओडा के साथ साथ उसकी अपनी बीवी भी होती है, साथ में फादर बेओका भी होते हैं। ये सब उसे देख रहे होते हैं और जब वो पहुँचता है बिल्कुल चर्च के पास तो फादर बेओका उसे
क्रॉस को चूम कर माफ़ी मांगने और अपनी गलती को स्वीकार करने की बात कहते हैं, जो उसके बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। और यहाँ फाइनली पहुँचने के बाद वो सबको गालियाँ देता है और वहाँ से गुस्से से उठकर चल मिल्ड्रेड उसके पीछे दौड़ती है, उसे रोकती है, उसे समझाती है कि भगवान के सामने घुटने टेकने या चर्च से माफ़ी मांगने में तुम्हारे लिए बुराई क्या है। तुम्हारे अंदर ज़रूर किसी शैतान का वास है, तुम्हें उससे मुक्ति पानी चाहिए। ऊटरेड बहुत गुस्से में होता है। वो अपनी बीवी से कहता है कि हम बस आज रात यहाँ रुकेंगे और कल ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। मैं अब यहाँ इस शहर में नहीं रह सकता। मिल्ड्रेड कहती है कि उसे अपने बेटे का बैप्टिज़म करवाना है और उसे इसलिए रुकना होगा। वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि उसके बेटे का बैप्टिज़म किया जाए। शाम को ऊटरेड और लियोफ्रिक एक शराब खाने में बैठे होते हैं। लियोफ्रिक उसके सामने एक प्रपोज़ल रखता है। वो कहता है कि हम डेन की तरह दूसरों को लूट सकते हैं और धन इकट्ठा कर सकते हैं। तुम चाहो तो हम लोग दोनों एक टीम बनाएंगे और वेसेक्स से दूर जाकर किसी दूसरे राज्य में लूटपाट करेंगे। ऊटरेड को ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आता है। एक्चुअली मास्टर योडा के बीमार होने के बाद लियोफ्रिक की ड्यूटी यंग ओडा के साथ लगा दी गई है और इन लोगों को उम्मीद भी नहीं है कि मास्टर योडा अब जिंदा बचेंगे। और लियोफ्रिक को यंग ओडा के साथ बिल्कुल भी काम करना पसंद नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो भी इस काम से मुक्ति पाने के लिए ये प्रपोज़ल ऊटरेड के सामने रखता है। अगले दिन सुबह सुबह ऊटरेड अपनी बीवी के साथ अपनी ज़मीन की तरफ निकल पड़ता है। जब ये लोग सुबह पहुंचते हैं तो वो देखता है कि ओसवाल्ड अपने साथ एक बड़े से लकड़ी के लट्ठे को लिए हुए जा रहा है। वो ओसवाल्ड से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो ओसवाल्ड बताता है कि मैं इसे बढ़ई के पास ले जाऊँगा, इसे कटवा कर लाऊँगा और ज़रूरत की चीज़ें गाँव में बनवाऊँगा। लेकिन आगे पूछताछ करने पर ऊटरेड समझ जाता है कि ओसवाल्ड धोखा कर रहा है और वो लकड़ियाँ चुराकर बेचकर अपने पॉकेट भरता है। उसे इस बात पे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो अपने पॉकेट से चाकू निकालता है और उसे दौड़ाता हुआ उसे मार डालता है। मिल्ड्रेड उसको रोकते रह जाती है लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुनता है और उसे मारने के बाद कहता है कि ये है न्याय जो उसके साथ वेसेक्स में नहीं हुआ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर कहीं कुछ रह गया, कहीं कुछ गलती हो गई तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और बहुत जल्दी मैं इसके बाद वाले एपिसोड के साथ मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।